अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए और लगातार देखते जाइए। ऊपर आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं वो हर जगह देखने को मिलेंगी। पूरा का पूरा गोदी मीडिया का लश्कर, उसके सैकड़ों लपट झंडिस यही दिखाने के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं। लेकिन जो नीचे तस्वीरें दिख रही हैं और इन तस्वीरों के पीछे का जो दर्द है उसको छुपाने के लिए भी गोदी मीडिया का लश्कर ही काम कर रहा है, वही लपट झंडिस काम कर रहे हैं। सबसे अधिक दुख पहुंचाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही तस्वीरें अयोध्या की हैं। जी हाँ, राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां पर मंदिर बनने के बाद राम राज्य की स्थापना की डींगे हाँकी जा रही हैं। इन तस्वीरों को हम बारीकी से देखेंगे और इनके दर्द में झांकने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र पत्रकारों ने अयोध्या की इस हकीकत को सामने लाने का प्रयास किया है। सत्ता से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को भी तगड़े से सवालों में घेरा जाएगा और कुछ ऐसी कहानियां आपको बताएंगे जो भीतर तक झकझोर देने के लिए काफी है। यह मसला बेहद गंभीर है, देखते जाइए। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी चर्चा करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात मॉडल के 10 नमूने एक साथ प्रस्तुत किए हैं। इनमें हर एक नमूना अपने आप में नायाब है। आप दुनिया में शायद वैसा दूसरा नमूना ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए सबको इत्मीनान से देखिएगा, कोई नमूना छूटने न पाए। और हाँ, देखने के साथ साथ 2014 के पीएम मोदी के भाषणों को याद जरूर करिएगा, नहीं तो नमूने का संपूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष की पूरी बात सुनाने के बाद हम आपसे वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल बहुत तगड़ा है। उस सवाल का जितना तगड़ा जवाब आप देंगे, जो सर्वश्रेष्ठ जवाब होगा, उन्हें एक बढ़िया इनाम दिया जाएगा, बहुत तगड़ा वाला। इसके अलावा कुछ और कीजिएगा, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्यों की। हमने कई बार कई वीडियो में चर्चा की है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर चारों शंकराचार्य नाराज हैं। उनका कहना है कि ये शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम भी करार दिया। इनका कहना है कि जब सैकड़ों साल तक हम इंतजार कर सकते थे तो 1 साल और इंतजार कर लेते, क्या दिक्कत थी, किस बात की जल्दबाजी है। लेकिन जैसे ही ये बातें विश्वगुरु टाइप के नेताओं के खिलाफ जाने लगी, तंत्र एक्टिव हो गया, गाली देने वाला तंत्र। वो तंत्र एक्टिव हो गया जिसने पिछले 10 सालों में किसी को नहीं बख्शा, चाहे विपक्ष के नेता हो, लेखक हो, पत्रकार हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, महिला पहलवान हो। और इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, कोई अपने आप में कुछ भी हो, यदि वो फलाने जी के विचारों के खिलाफ हो जाता है, चाहे उन्हें पसंद नहीं आता है, तो उसे धर्म विरोधी, देश विरोधी घोषित करके ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाता है। लेकिन यदि मैं व्यक्तिगत बात करूं तो शंकराचार्यों के बारे में मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खुद प्रधानमंत्री जिस धर्म और जिस मंदिर के नाम पर पूरी राजनीति कर रहे हैं, जिसके भरोसे उनका अगला चुनाव लटका पड़ा है, उस धर्म के सबसे बड़े पद पर बैठे लोगों के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं किया जाएगा। भक्तों की टोली उन्हें गरियाएगी नहीं। लेकिन यहां पर हमारा आकलन गलत साबित हुआ और जो सामने आया वो कल्पनाओं से भी परे था। भक्तों की टोली, आईटी सेल के गुर्गे और अब तो केंद्र सरकार के मंत्रियों तक ने शंकराचार्य को आड़े हाथे लेने शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने तो यहां तक पूछ लिया कि इन शंकराचार्यों ने हिंदू धर्म के लिए किया क्या है जी। यानी अब आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार आधिकारिक रूप से शंकराचार्यों को लपेटने में लग चुकी है। कल ही हमने लाइव कार्यक्रम में आपको दिखाया था कि किस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की एक तस्वीर को शेयर करते हुए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सुधीर चौधरी पैरोडी नाम से एक ट्विटर वाले गुर्गे ने देखिए क्या लिखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसकी बातें भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाने लगती हैं, उसके बारे में तमाम तरीके के झूठ तैयार करके संगठित तरीके से बदनाम किया जाता है। वही खेल एक बार फिर से चौड़े से शुरू हो गया है। चारों शंकराचार्यों में सबसे मुखर तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद जी बोला करते हैं, तो उनकी एक तस्वीर ट्रोल गैंग के हाथों में आ गई और इस तस्वीर को शेयर करते हुए क्या क्या लिखा गया है जरा देखिए। लिखा है कि मुहूर्त गलत बताकर अयोध्या नहीं जाने वाले बाबा जी शुभ मुहूर्त में अपने इष्ट की पूजा करते हुए। यही तस्वीर शेयर करते हुए भक्तों की टोली में से कोई लिख रहा है कि शस्त्र की पूजा करके बताएंगे, कोई लिख रहा है तथाकथित शंकराचार्य अपने इष्ट देवता को पुष्प अर्पित करते हुए। किसी ने लिखा है ये कौन शंकराचार्य है जो मजार पर मत्था टेक कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विधि विधान का ज्ञान दे रहे हैं। कल लाइव कार्यक्रम में हमने आपसे कहा था कि इस तरह की तस्वीर तैयार करना 2 सेकंड का काम है। उस वक्त इसके सही या गलत होने का प्रमाण हमारे पास नहीं था, फिर भी हमने कहा था कि चूंकि यह तस्वीर एक ऐसे गैंग की तरफ से सामने आई है जिसका पूरा का पूरा इतिहास झूठ से भरा हुआ है, इसीलिए यह तस्वीर और इसके साथ किया गया दावा गलत ही होगा।
ये मैंने कल के लाइव में कहा था, अभी भी वीडियो उपलब्ध है, आप चाहे तो जाकर देख लीजिए। और थोड़ी ही देर बाद पता चला कि ये तस्वीर तो सही है, लेकिन इसके साथ जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, फर्जी है, भ्रामक है। इस तस्वीर में जो भगवाधारी दिख रहे हैं वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ही हैं, लेकिन वो किसी मजार पर फूल नहीं चढ़ा रहे हैं, बल्कि राजस्थान में किसी रामदेव पीर बाबा की समाधि पर पहुंचे हैं। वो रामदेव लाला रामदेव नहीं, रामदेव पीर बाबा कोई और है। इसके साथ ही इस तस्वीर में पीछे सफेद कपड़े में जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनका एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि यह किसी मजार की तस्वीर नहीं, बल्कि ये लगभग साल 2007-8 की घटना है, जब राम सेतु आंदोलन चल रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में। उस दौरान इन्होंने कई शंकराचार्यों को बुलाया था। इसमें शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी पहुंचे थे, अविमुक्तेश्वरानंद जी भी उस समय थे, लेकिन शंकराचार्य नहीं थे, उनके गुरु थे। और इन लोगों ने कृष्ण के अवतार माने जाने वाले रामदेव पीर बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाया था। यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि यह तस्वीर तो सही है, लेकिन इसके साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन भक्तों को भक्त बनाए रखने के लिए, उन्हें टोपी पहनाने के लिए तथा शंकराचार्य को गरियाते हुए प्रधानमंत्री को शंकराचार्य से भी बड़ा बताने के लिए ये एक तस्वीर ही काफी है, क्योंकि इसमें हरा रंग जो दिख रहा है। कल हमने आपको लाइव वीडियो में यह भी दिखाया था कि किस तरीके से भक्तों की टोली का कहना है कि आदि शंकराचार्य के बाद हमारे लिए तो प्रधानमंत्री ही दूसरे शंकराचार्य हैं, जो देश और धर्म दोनों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। यहां आपके सामने कई तस्वीरें हैं, आप इन सब तस्वीरों में सफेद कपड़े में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं उनको साफ साफ देख सकते हैं। आईटी सेल के गुर्गों के इस फर्जी दावे के खंडन के साथ साथ यह भी बात सामने आ रही है कि जो लोग किसी की चाटुकारिता में यह फर्जी खबर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये अलग बात है कि जो लोग भी फर्जी खबरें फैला रहे हैं वो सब तो सत्ता के बहुत करीबी हैं। सोशल मीडिया पर उनमें से ज्यादातर को खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, तो फिर काहे का कानून और काहे की कार्रवाई। ये सब कुछ देखकर इतना तो साफ हो चुका है कि ट्रोल गैंग के लिए किसी का कोई महत्व नहीं है, उनका किसी देश या धर्म से कोई संबंध नहीं है। उनके लिए एक व्यक्ति ही देश है, वो व्यक्ति ही धर्म है, वही व्यक्ति भारत है। उस व्यक्ति की शान में जो भी गुस्ताखी कर देगा तो वो देश विरोधी और धर्म विरोधी कहा जाएगा, उसे गालियां भरपूर दी जाएंगी। उधर गोदी मीडिया पूरे देश में एक व्यक्ति को भगवान का रूप देने ही वाला है। लगातार प्रयास चल रहा है, हालांकि बहुत सालों से हो रहा है, दिया भी जा चुका है। भक्तों के लिए तो वो भगवान ही है। देश भर में अयोध्या की छवि ऐसी प्रस्तुत की जा रही है मानो न जाने क्या क्या हो गया है, लेकिन उसी अयोध्या से कुछ ऐसी छवि निकल कर भी आई है जो सभी छवियों पर भारी पड़ जाती है। यदि गोदी मीडिया दिखा देता। अब जो मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं एकदम टकटकी लगाकर इसे देखिए। स्वतंत्र पत्रकार अनमोल प्रीतम ने अयोध्या जाकर वहां की एक और तस्वीर जनता के सामने रखी है, आप भी देखते जाइए। स्क्रीन पर जो महिला आपको दिख रही हैं इनका नाम है डॉक्टर सविता। अयोध्या में मुख्य मार्ग पर इनका पुश्तैनी मकान था, रोजी रोटी चल रही थी ठीक ठाक, लेकिन सड़क चौड़ीकरण में मकान तोड़ दिया गया। अब इनका कहना है कि एक मकान ही तो था, वो भी चला गया, तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, कौन से राम हमको रोटी देकर चले गए, कौन राम हमको रोटी पहुंचाएगा। पत्रकार ने जब इनसे पूछा कि आपका घर तोड़ा जा रहा है, तो इन्होंने टोकते हुए कहा कि नहीं नहीं, तोड़ा नहीं जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। घर तोड़ना अलग बात है और घर को उजाड़ देना अलग बात है। अयोध्या में ही रामपथ नाम से एक सड़क बन रही है जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। खबरों के अनुसार इस सड़क की वजह से 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 6 मजार, 9 मस्जिदों को तोड़ना पड़ा है। एक बार फिर से संख्या सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 2200 दुकान, 800 मकान, 30 मंदिर, 6 मजार, 9 मस्जिद। इसी मार्ग पर सुशीला देवी का मकान था, मकान तोड़ दिया गया। इनका कहना है कि 2 महीने तक ये फुटपाथ पर रहीं, 4 दिन तक भोजन नहीं मिलता था, भूखे पेट सोने को मजबूर थी। उम्र है 70 साल, अब अपने पति के साथ वृद्धाश्रम में हैं। अब कह रही हैं कि जब से वृद्धाश्रम में हूं तब से कम खाने पीने की कमी तो नहीं है, वो तो मिल जा रहा है। राम के नाम पर जीना है, अयोध्या छोड़कर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब एक और चौंकाने वाली कथा है, उसे भी सुन लीजिए। यहाँ यादवों के 8 परिवार हैं जिनका घर मंदिर परिसर के भीतर आ गया, यानी घर तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इनका दावा है कि सबसे पहले इन्हीं के घरों को तोड़ा गया और अब सबका जीवन लगभग उजड़ चुका है। गीता यादव के परिवार को महज 25,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। राजन यादव के परिवार का कहना है कि 1 पैसा नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं होती, कहा गया था कि घर दिया जाएगा, हमसे कागज पर साइन भी करवा लिया और अब कहते हैं कि तुम्हें तो मुआवजा मिल चुका है। इनका कहना है कि 2 साल हो चुके हैं, हमारा डेयरी का धंधा था, खुद के रहने के लिए मकान अब नहीं है, जानवर कहां रखेंगे। यानी सब कुछ चौपट हो चुका है।
है। जब इनसे पूछा गया कि क्या इन 2 सालों में आपके पास कोई नेता, कोई मीडिया, कोई प्रशासन हालचाल लेने पहुंचा, तो जवाब था बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक ओम प्रकाश साहनी भी है। इनकी कहानी और भी दुखदाई है। इनका कहना है कि पहले ठेला चलाया करते थे, थोड़ी बहुत जमीन थी, वो जमीन बेचकर दुकान बनाई थी, दुकान से खर्चा पानी चल रहा था, लेकिन चौड़ीकरण में दुकान को भी तोड़ दिया गया। वापस से ओम प्रकाश साहनी ठेले पर आ चुके हैं, यानी ठेले से शुरुआत हुई और फिर से ठेले पर पहुंचा दिए गए। इनका कहना है कि 2-2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा मिला, लेकिन उसमें क्या होता है। वहीं शिव कुमारी देवी बताती हैं कि अयोध्या में पता नहीं किसका कौन सा फायदा हो गया, हमको तो कोई फायदा नहीं मिला। रहने का एक ठिकाना था, अब वो भी नहीं रहा, सब कुछ उजड़ चुका है। अयोध्या में इस तरह की कहानियां सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि न जाने कितने 100 या 1000 लोगों की हैं। और इसकी हकीकत तो तभी पता चलेगी जब वहां जाकर एक एक व्यक्ति से बातचीत हो। अनमोल प्रीतम बधाई के पात्र हैं, जो उन्होंने जमीन पर जाकर इस तरह की चीजों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, जब इन पीड़ितों से पूछा गया कि क्या कोई नेता आपके पास मदद के लिए या हालचाल लेने पहुंचा, तो इनका कहना था बिल्कुल नहीं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष तो सत्ता की मद में चूर है, उसे भुला दिया जाए, फिर भी विपक्षी दल कहां है। यहां पर कई सारे यादव परिवार हैं जिनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, सब कुछ छीन लिया गया है। उन यादव परिवारों की मदद के लिए भी कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश में ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यादवों का खास बताया जाता है, लेकिन क्या उन्हें भी कम से कम जाति के नाम पर ही, क्या जाति के नाम पर भी वो अपने लोगों के साथ खड़े हो नहीं सकते थे? क्या अपनी तरफ से उन्हें मदद नहीं पहुंचा सकते थे? अब यहां सवाल यह भी है कि अयोध्या के लोगों का कहना है कि जब से मंदिर बनने की खबर आई, तब से अयोध्या की जमीनों का दाम दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। आपने मंदिर के नाम पर वो कथित घोटाला भी सुना होगा, जमीन घोटाला, जहां पर 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है और कुछ ही घंटे बाद उसे 18 करोड़ में बेच दिया जाता है। और दूसरी तरफ आम जनता का हाल यह है कि उनका लाखों का मकान तोड़ दिया जाता है, लाखों की जमीन पर कब्जा हो जाता है और मुआवजा कुछ हजार दे दिया जाता है, कुछ को तो 1 पैसा नहीं मिलता। समझने वाली बात यह भी है कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए और जिन लोगों को थोड़ा बहुत मुआवजा मिला भी, एक तो इनका आरोप है कि जिस हिसाब से जमीन महंगी हुई है उस हिसाब से नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी तो इनके सामने मजबूरी आ गई कि ये चाहकर भी आसपास की जमीन खरीद नहीं सकते। अयोध्या की ही एक तस्वीर यह भी है जहां पर लोग बेघर हैं, बेकार हैं, और दूसरी तस्वीर वो है जो दिन भर 24 घंटे टीवी से लेकर अखबार तक और मोबाइल से लेकर प्रचार तक हर जगह आपके दिमाग में ठूसी जाती है। उस तस्वीर के माध्यम से आपको जबरिया बताया जाता है कि राम राज्य आ चुका है अयोध्या में। हर तरफ गाना बजाना, फूल माला, स्वागत कार्यक्रम, पूजा पाठ, यही सब चल रहा है। दूर से देखने वालों को लगता भी होगा कि अयोध्या में सच में राम राज्य आ ही गया है, जबकि ये तस्वीरें बताती हैं कि राम राज्य सिर्फ गोदी मीडिया की स्क्रीन पर है, बीजेपी के प्रचार में है। क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि जिस मंदिर के निर्माण में देश भर से चंदा लिया गया, बल्कि दुनिया भर से चंदा लिया गया, अभी भी बताया जाता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे का बचा हुआ है अकाउंट में। मंदिर में एक दरवाजा 60 करोड़ रुपए का लगा हुआ है, सोने का दरवाजा। अच्छी बात है, लगना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चंदा देश भर के लोगों ने दिया, क्या उसका कुछ हिस्सा जिनका घर उजाड़ा गया उनके घर को मुआवजे के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए था? एक तरफ तो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हमने देश के गरीबों को मकान दे दिया और भगवान राम को भी घर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राम के उसी मकान की वजह से जिनको मकान छीन लिए गए, जिनके मकान छीन लिए गए, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट वाले चंपत राय हमेशा करोड़ों की बात करते हैं। क्या इन पीड़ितों को देश की जनता के चंदे के पैसे में से थोड़ा बहुत देकर उन्हें फिर से घर नहीं दिया जा सकता? जिनका धंधा उजड़ गया, क्या उन्हें संबंधित कोई धंधा शुरू करने का मौका नहीं दिया जा सकता, आधार नहीं दिया जा सकता, जिससे इस तरह की कहानी सामने ना आए? क्या यह राम का अपमान नहीं है कि जिस मंदिर को बनाने के लिए न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया गया, वो आज भी अपने घरों को याद करके आह भर रहे हैं? क्या कोई भगवान अपने बच्चों की आह सुनकर खुशी से मंदिर में बैठ पाएगा? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आपकी पहुंच हो तो भक्तों के नए शंकराचार्य से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप अयोध्या के आसपास के हैं और इस तरह से कोई पीड़ित आपके संपर्क में है तो हमसे बात जरूर कराइएगा, हम उनकी समस्याओं को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कहीं से कोई मदद उन्हें मिल जाए। उधर आज से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। हवाई जहाज में बैठे तमाम कांग्रेसी नेता न्याय का हक मिलने तक का नारा लगाते हुए देखे गए। हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक अपने शरीर पर बाकायदा टैटू बनवाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करने के लिए इंफाल हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। वहीं
यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं के भाषण हुए। राहुल गांधी ने मणिपुर में अपनी पिछली यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि 29 जून को मैं मणिपुर आया था। मैंने जो देखा, जो सुना, इससे पहले न देखा था न सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार किसी ऐसे राज्य में गया जहां का पूरा गवर्नेंस सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका था, फेल हो चुका था। मणिपुर पूरी तरह से बदल चुका था। क्या भारत के प्रधानमंत्री आज तक आप लोगों का हाल चाल लेने आए? क्या आपको गले लगाया? क्या आपका दुख जानने की कोशिश की? उन्होंने यह सब कुछ नहीं किया क्योंकि शायद वो मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी, लाखों लोगों के दर्द को सुना, उनकी समस्याओं को सुना। ये बहुत आसान तो नहीं था, लेकिन हमने किया। उसी तरह से एक बार फिर से हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को सुनेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं चाहता था कि पैदल यात्रा की जाए, लेकिन चूंकि चुनाव का समय है और पैदल यात्रा में समय ज्यादा लगता, इसलिए बीच बीच में बसों का सहारा लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा हो रही थी कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू की जाए। किसी ने कहा ईस्ट से, किसी ने कहा वेस्ट से, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही शुरू हो सकती है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की जो नफरती सोच है उसका सबसे अधिक दुष्परिणाम मणिपुर ने ही झेला है और मणिपुर में इनकी विचारधारा खुलकर सामने आ गई है। वीडियो में बने रहिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गुजराती मॉडल पेश किया है उसको देखना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मणिपुर के लोगों ने क्या खोया है वो हम समझते हैं, हम उसे वापस लाने का प्रयास करेंगे और वापस लाएंगे। बीजेपी और आरएसएस की नफरत वाली राजनीति ने मणिपुर के लोगों का सब कुछ छीन लिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूरा देश इस समय अन्याय का सामना कर रहा है। बेरोजगारी का अन्याय, महंगाई का अन्याय, आर्थिक असमानता का अन्याय, गरीबी का अन्याय, महिलाओं पर अपराध का अन्याय, जलते झुलसते मणिपुर का अन्याय, और इन सब के खिलाफ हमारी लड़ाई मणिपुर से ही शुरू हो रही है और इस लड़ाई का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली यात्रा में भी हम घंटों चलते थे और शाम को 20-25 मिनट का हमारा भाषण हुआ करता था। हम पूरे दिन आपकी बात सुनते थे। इस यात्रा में भी हम पूरे दिन आपकी बात सुनना चाहेंगे। हम अपने मन की बात आपको नहीं सुनाना चाहते, आपके मन की बात सुनना चाहते हैं। वैसे आज राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, हम भी आपको दिखाते रहेंगे, लगातार चर्चा होती रहेगी। मगर पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात मॉडल की लिस्ट जो जनता के सामने रखी है, इनमें से एक के बाद एक लगातार 10 उदाहरण दिए गए हैं। आप भी गुजरात मॉडल की यह तस्वीर देखिए और साथ में प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल पुराने भाषणों को याद करते रहिएगा। इस गुजरात मॉडल से किसका कितना विकास हुआ ये तो आप सब देख ही रहे हैं, पर इस गुजरात मॉडल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं इन्हें जानना बहुत जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि न्यूनतम शासन, अधिकतम दिखावा। हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समय निकालकर भाजपा के नकली गुजरात मॉडल को देखेंगे। आइए एक एक करके इन उदाहरणों को देखते हैं। पीएमओ का फर्जी अधिकारी, एक ब्लफ मास्टर किरण भाई पटेल Z+ सुरक्षा के साथ जम्मू कश्मीर जाता है, पीएमओ के नाम पर सेना को धोखा देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो पीएके और अमन सेतु के पास अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में भी जाता है और यह काम लगातार 5 महीने तक करता रहा। इसी प्रकार फर्जी मुख्यमंत्री ऑफिस का अधिकारी विराज पटेल नामक एक युवक, जो खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष होने का दावा करता है, उसे मई 2023 में पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता है और असम मिजोरम सीमा पर गिरफ्तार होता है। खास बात यह है कि यह ठग अपने को अमित शाह का भतीजा होने का दावा करता है। फर्जी टोल प्लाजा, गुजरात के मोरबी में एक फर्जी टोल प्लाजा 1 साल तक चलता रहा। अब सोचिए, टोल प्लाजा कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, अदृश्य चीज तो है नहीं कि छुप छुपा कर हो गया। सरेआम टोल प्लाजा फर्जी खुल जाता है और वसूली होती है। आगे लिखा है कि कथित तौर पर वाहनों से लगभग 75 करोड़ से अधिक की वसूली 1 साल के भीतर कर ली गई। इसी प्रकार जूनागढ़ में भी एक फर्जी टोल प्लाजा की बात सामने आई, जिसमें लाखों रुपए लोगों से इकट्ठा किए गए। फर्जी सिंचाई विभाग कार्यालय, गुजरात के दामोह जिले में पिछले 5 साल से 6 फर्जी सिंचाई कार्यालय चल रहे थे। खास बात यह है कि ये कार्यालय न सिर्फ चल रहे थे बल्कि सरकार से लगभग 19 करोड़ के 270 सरकारी काम भी प्राप्त कर लिए। कितनी चौंकाने वाली बात है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एक अलग से सरकारी विभाग बन जाए और सरकार से काम भी ले ले, पैसा भी ले ले, वो भी 19 करोड़, सरकार को पता न चले। इसी प्रकार गुजरात के छोटा उदयपुर आदिवासी जिले में फर्जी सरकारी कार्यालय स्थापित करके फर्जी हस्ताक्षर मुहर दस्तावेज बना करके 4 करोड़ से अधिक सरकारी अनुदान प्राप्त कर लिया गया। क्या गजब का सिस्टम चल रहा है। आप लोगों ने नकली शराब का मामला तो सुना ही होगा, लेकिन गुजरात का यह मॉडल उससे भी आगे बढ़ गया। अगला उदाहरण है फर्जी कप सिरप का। गुजरात के खेड़ा जिले में नकली कप सिरप पीने
से 5 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ अहमदाबाद में बनी थी। इस मामले में गिरफ्तार लोगों में एक भाजपा के नडियाल तालुका का कोषाध्यक्ष भी है। फर्जी वीजा घोटाला। गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा में 17 से अधिक फर्जी इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्में काम कर रही थी। ये फर्में बिना सरकारी अधिकारी के मिलीभगत से कैसे काम कर सकती हैं? फर्जी फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप घोटाला। चीनी नागरिक और उसके कुछ सहयोगियों ने एक ऐप बनाकर गुजरात के लगभग 1200 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। फर्जी साइंटिस्ट। मिथुल त्रिवेदी नामक एक व्यक्ति चंद्रयान तृतीय में अपना योगदान होने का झूठा दावा कर देता है। उसने इसरो के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र भी बनवा रखा था। और अंतिम 10वां उदाहरण है, 2000 के 98% से अधिक नकली नोट गुजरात में मिले। एनसीआरबी के नए आंकड़ों के अनुसार 2000 के नकली जब्त नोटों में 98% नकली नोट गुजरात से जब्त किए गए। अब इन सारे कारनामों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मन से गुजरात के इस मोदी मॉडल को कौन सा नाम देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जो नाम सुझाएंगे उन नामों को हम देखेंगे और उनमें से जो नाम सबसे अच्छा मिलेगा उस नाम को देने वाले को 15 लाख रुपए का